आज हम एटॉमिक फिजिक्स पर बात करने वाले हैं। बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही छोटा एरिया है। श्योर शार्ट नंबर देगा, क्वेश्चन भी श्योर शार्ट आएगा। कितने पार्टिकल्स थीटा एंगल पर डेविएट हो रहे हैं उसको स्टडी किया और एक ग्राफ खींचा। बोर ने जो रिवोल्यूशनरी बात करी जिसकी वजह से उसका मॉडल सक्सेसफुल बना वो ये रहा कि उसने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी कंसीडर किया। इंटीजर मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 2πr शुड बी इक्वल टू, इसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब है h/2π का इंटीजर मल्टीपल है। r इज इक्वल टू r0 इंटू n² डिवाइडेड बाय z। करंट कैरिंग वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना। जीमेंस इफेक्ट हमसे ये कहता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो ये जो स्पेक्ट्रम्स हैं ये फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार के बहुत आसान लगभग ओरल क्वेश्चन बनते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारी प्रिपरेशन खूब बढ़िया खूब बढ़िया चल रही होगी। बहुत ही कम दिन रह गए हैं, एग्जाम बहुत करीब आ रहा है। तो हर बार समझाता हूँ, बिल्कुल घबराना नहीं है, अपनी प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस रखना है, राइट। और जो भी आपके वीक एरियाज हैं, अभी भी समय है, अभी भी टाइम है आपके पास, उन वीक एरियाज को कवर करके कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना है। हम फिर आ चुके हैं माइंड मैप सीरीज लेकर। माइंड मैप सीरीज का अगला एपिसोड आज हम एटॉमिक फिजिक्स पर बात करने वाले हैं। बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही छोटा एरिया है। श्योर शार्ट नंबर देगा, क्वेश्चन भी श्योर शार्ट आएगा, सॉल्व भी बहुत आराम से हो जाएगा। बहुत ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मनीष शर्मा बहुत स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में आप सभी का, और आपको आने वाले एग्जाम के लिए खूब सारी गुड विशेस, बेस्ट विशेस भी, आशीर्वाद भी, बहुत सारा प्यार भी और खूब सारा कॉन्फिडेंस भी देता हूं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्रिस्प रखूंगा चीजों को। फटाफट जो बेसिक थ्योरीज हैं, जो बेसिक चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए, उन पर हम बात करेंगे। अगर आपने नहीं भी पहले पढ़ा हुआ है तो भी काम चलेगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी है तो हल्का फुल्का आइडिया सबको है ही। इसमें बहुत ज्यादा इसमें चीजें हैं भी नहीं, बहुत स्ट्रेट है। कुछ बातें हैं जो याद रखनी है, वो मैं बता दूंगा क्या क्या याद रखनी है। बस अगर आप उनको दिमाग में रख लेंगे, PYQs कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई मुश्किलात नहीं आएगी। तो सभी प्यारे बच्चों का, सभी प्रयास के स्टूडेंट्स का बहुत स्वागत है, सभी लक्ष्य के बच्चों का स्वागत है, और इन जनरल पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया के सभी स्टूडेंट्स जिनकी आंखों में चमक है, आंखों में सपने हैं, कुछ करने का जज्बा है, उनका इस सीरीज में बहुत स्वागत है। आइए एटॉमिक फिजिक्स की दुनिया की तरफ चलें। तो शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। तो भाई क्या क्या एरियाज हैं इसमें पढ़ने के लिए। तो फंडामेंटली तो बोर मॉडल है। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो बोर मॉडल पर ही पूछा जाता है। पर अगर हम हिस्टोरिकल बात करें तो थॉमसन मॉडल रहा, फिर एक रदरफोर्ड भाई साहब आए, उन्होंने भी कुछ बातें करी, तो वो एक दो बातें हैं। पर फंडामेंटली बेसिकली जो है वो बोर मॉडल ही है। तो हमारा जो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो बोर मॉडल की ही बात करता है। तो मैं आऊंगा उस पर अभी। उससे पहले, बोर मॉडल में जाने से पहले, जस्ट फॉर अ रेफरेंस, थॉमसन मॉडल पर बस हल्का सा हम बात कर लें कि थॉमसन मॉडल था क्या, थॉमसन मॉडल क्या था। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि थॉमसन महाराज ने ये कहा, भाई थॉमसन महाराज जिस जमाने में आए उस जमाने में ये समझ में आ गया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आ चुकी थी, और ये समझ में आ गया था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो थॉमसन भाई साहब ने कहा कि भाई साहब ऐसा है, देखो कि एटम एक बॉल जैसा है ना। पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस अंदर में फैले हुए हैं, और नेगेटिव चार्जेस छोटे जगह पर क्लस्टर्ड हैं, बीज जैसे वाटरमेलन होता है, जैसे तरबूज होता है। तो जैसे तरबूज में जो लाल हिस्सा है वो तो है पॉजिटिव चार्जेस, और तरबूज के जो बीज हैं वो है नेगेटिव चार्जेस। और ऐसा करके ये एक बॉल जैसा या एक सॉलिड चीज जैसा है, ऐसा है एटम। ये जे थॉमसन ने, या थॉमसन मॉडल ऐसा कहा। ठीक, थॉमसन मॉडल का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, थॉमसन ने बस बोला था। थॉमसन के बाद रदरफोर्ड वो पहला आदमी था जिसने एक्सपेरिमेंट करके कुछ एविडेंसेस जुगाड़े। बहुत ही अच्छा शानदार एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो उस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, हम सब जानते हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने गोल्ड की फॉइल ली और गोल्ड की फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स का किया बॉम्बार्डमेंट। है ना। और ये देखा कि वो अल्फा पार्टिकल्स का क्या हो रहा है। ठीक, तो एक स्कीमेटिक डायग्राम अगर मैं इसका हल्का सा बना दूं जस्ट रेफरेंस के लिए, तो मान लेते हैं ये है वो गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल ली है ना भाई, और इधर से अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट करे, इधर से अल्फा पार्टिकल ऐसे इंसिडेंट करे गोल्ड फॉइल पर, और गोल्ड फॉइल के उस तरफ एक स्फेरिकल स्क्रीन का इस्तेमाल उसने किया, गोल्ड फॉइल के उस तरफ एक स्फेरिकल स्क्रीन काइंड ऑफ
एक स्फेरिकल स्क्रीन का उसने यूज किया, काइंड ऑफ ऐसी एक स्फेरिकल स्क्रीन का इस्तेमाल किया और ये देखा कि कौन से अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पर डेविएट हो रहे हैं और उसकी एक बहुत ही सिस्टमैटिक स्टडी करी। ये है अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल इस इनिशियल जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है या जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स को फेंका गया है, वहां से अल्फा पार्टिकल कितने एंगल डेविएट हो रहे हैं, कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल डेविएट हो रहे हैं, कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल डेविएट हो जा रहे हैं, ऐसा उसने समझने की कोशिश की। तो कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पर डेविएट हो जा रहे हैं, ऐसा उसने समझने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बीम अगर इस तरह से डेविएट हो गई और ये किसी एंगल थीटा पर डेविएट हो गई, है ना भाई, तो उसने बेसिकली कितने पार्टिकल्स थीटा एंगल पर डेविएट हो रहे हैं उसको स्टडी किया और एक ग्राफ खींचा बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो किसी थीटा एंगल पर हैं और उधर एंगल थीटा। तो बस ये ग्राफ हल्का सा शक्ल इसका देख लीजिए, कभी वो अगर पूछ ले तो बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्राफ कैसा आया था। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके जो ग्राफ लिया था वो कैसा आया था। यहाँ प्लॉट किया है कि किस थीटा एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए हैं और यहाँ प्लॉट किया है थीटा, यहाँ प्लॉट किया है थीटा, है ना भाई। तो उसने ये पाया कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की आ रही है ना। एक्सपेरिमेंटली उसने पाया कि जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की आ रही है और एन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू कोसेक की पावर 4 थीटा बाय 2। बस ये बात थोड़ी सी दिमाग में रख लीजिएगा, कोसेक टू द पावर 4 थीटा बाय 2, एन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू कोसेक टू द पावर 4 थीटा बाय 2। ये उसने इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से एक काइंड ऑफ एक फॉर्मूला भी दिया था, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता है आपसे। बस ये छोटी सी बात है कि कोसेक टू द पावर 4 थीटा बाय 2। फिर से लिख देता हूं मैं, एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसेक टू द पावर 4 थीटा बाय 2। कभी वो आपसे अगर पूछ ले तो बस यही चीज पूछ सकता है, ये ग्राफ पूछ सकता है। ठीक, रदरफोर्ड मॉडल के जो डिडक्शंस थे वो बड़े मजेदार थे। रदरफोर्ड ने ये पाया कि भाई साहब बहुत सारे पार्टिकल्स तो सीधे ही चले गए हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स तो सीधे ही चले गए, बहुत कम डेविएशन वाले बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जिससे उसने कंक्लूड किया कि अंदर में ज्यादातर जगह खाली होगी, अंदर में ज्यादातर जगह खाली होगी। 180 डिग्री डेविएशन वाले बहुत ही कम पार्टिकल हैं और उसका स्टैटिस्टिक एनालिसिस करके उसने साइज ऑफ न्यूक्लियस जैसा शब्द कॉइन आउट किया कि मेजॉरिटी ऑफ मास सेंटर में कहीं है और वो बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। हेंस थॉमसन मॉडल से ठीक उल्टा रदरफोर्ड के जो डिडक्शंस हैं उनसे जो मॉडल रदरफोर्ड ने बनाया वो थॉमसन मॉडल के ठीक उल्टा है। थॉमसन मॉडल में तो एटम एक सॉलिड स्फीयर जैसा था, रदरफोर्ड मॉडल में एटम लगभग खाली है और सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज है जो जिसको उसने न्यूक्लियस जैसा कुछ कहा। तो मैक्सिमम जो मास है वो सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है जो कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो काइंड ऑफ प्लेनेटरी मॉडल जैसा मॉडल रदरफोर्ड ने दिया। तो इन सब डिडक्शंस की मदद से रदरफोर्ड ने जो कहा वो कुछ ऐसा कहा कि भैया एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि सेंटर पर तो बैठा हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग मास जिसको न्यूक्लियस जैसा कह सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं जो बहुत कम जगह घेरता है, पॉजिटिव चार्जेस हैं जो बहुत कम जगह घेरता है ना भी, वो सेंटर पर बैठा है, ज्यादातर जगह खाली है। और जो नेगेटिव चार्जेस हैं, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, उनके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कहा उसने, कोई डिटेल्ड ऑर्बिट वगैरह वगैरह की कोई बात नहीं करी। ठीक है जी। रदरफोर्ड ने जब मॉडल प्रपोज किया उस समय तक मैक्सवेल्स थ्योरी आ चुकी थी और मैक्सवेल के अनुसार अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। और अगर हम ये भी मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, अगर हम ये भी मान लें तो भी है तो एक्सेलरेटेड ही, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलनी चाहिए? कायदे से निकलनी चाहिए एज पर मैक्सवेल। तो एज पर मैक्सवेल इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलनी चाहिए, इन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलनी चाहिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में तो होती है एनर्जी होती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी लूज करना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे स्पाइरल पाथ में घूमते हुए ऐसे न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है तो उसको स्पाइरल पाथ में घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। दैट मीन्स एटम होना ही नहीं चाहिए था,
क्योंकि इस यूनिवर्स को बने हुए तो बहुत टाइम हो गया है। तो कितने भी कम रेट से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू एनर्जी रिलीज कर रहा होता तो भी इतना समय हो चुका है कि वो स्पाइरल पाथ पे घूम घूम के गिर जाता है ना। रदरफोर्ड से जब ये क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, जब ये डाउट उठाया गया, तो रदरफोर्ड के पास कोई बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन इसका नहीं था, जिस वजह से ये मॉडल उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, है ना भी, उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। इस बैकग्राउंड में आते हैं हमारे बोर भाई साहब। इस बैकग्राउंड में बोर अपने मॉडल को लेकर आते हैं जिनका नाम है, या बोर थ्योरी जिसको हम कहते हैं, जो इवन आज की डेट में भी काफी सक्सेसफुल है। आज की डेट में भी काफी सक्सेसफुल है। बोर थोड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, और जिस समय बोर ने बातें करी वो समय काफी अच्छा था, क्योंकि तब तक डी ब्रॉगली वगैरह अपनी बातें कर चुके थे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वगैरह की बातें हो चुकी थी, मैटर वेव्स की बात हो चुकी थी, ड्यूअल नेचर की कहानी आ चुकी थी। तो बोर को एक बात तो समझ में आ गई थी कि भैया सब एटॉमिक लेवल की अगर बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की बात करेंगे, तो उनका वेव नेचर भी है। बोर से पहले के मॉडल इसलिए फेल हुए क्योंकि बोर से पहले के मॉडल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब लोगों को पार्टिकल जैसा ट्रीट कर रहे थे। चलो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, चलो वो तो ज्यादा कुछ खास कर नहीं रहा, पर इलेक्ट्रॉन तो काफी कुछ कर रहा है, न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा है। तो इससे पहले के सभी मॉडल इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल समझ रहे थे। बोर ने जो रिवॉल्यूशनरी बात करी, जिसकी वजह से उसका मॉडल सक्सेसफुल बना, वो ये रहा कि उसने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी कंसीडर किया। एक दूसरा, उसने अपने मॉडल को बहुत सिंप्लीफाइड रखा। कैसे? उसने कहा कि मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करूंगा। तो अच्छे से समझ लीजिए कि बोर थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से क्या मतलब है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से मतलब है वो सारे लोग जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन है ऐसे लोग? हाइड्रोजन एटम, उसके सारे आइसोटोप्स, हाइड्रोजन एटम और सारे आइसोटोप्स, ऑब्वियसली एक ही इलेक्ट्रॉन है। और कौन है भाई साहब? हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, आयनाइज कर देते हैं, है ना। तो सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, He+ एटम, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, या हीलियम आयन कह लो, इसको जो मर्जी कह लो। और ऐसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो लिथियम को डबली आयनाइज्ड कर दो, डबली आयनाइज्ड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। इस तरह के सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। सही है। बोर ने पहले ही कहा कि दैट मींस बोर का मॉडल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन को बात ही नहीं कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। हेंस बोर की जो कहानी है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की कहानी है। तो ये समझने वाली बात है। एक बात जो मैंने आपको समझाई जिसकी वजह से बोर का मॉडल सक्सेसफुल बना, और दूसरी बात जो मैंने आपको समझाई वो ये कि बोर भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी कंसीडर किया। बोर ने फंडामेंटली 2 इक्वेशन लिखी। बोर ने कहा कि भाई रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रपोज किया था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रपोज किया था वो एकदम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा मॉडल प्रपोज कर रहा हूं, हम भी उसी तरह का ही मॉडल प्रपोज कर रहे हैं, ऐसा ठीक है जी। तो सेंटर में न्यूक्लियस है, बिल्कुल है, सेंटर में न्यूक्लियस है। सारा का सारा जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। हेंस अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है तो न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज है? प्लस का Ze। न्यूक्लियस के पास प्लस का Ze चार्ज है। न्यूक्लियस ठीक सेंटर में है, न्यूक्लियस ठीक सेंटर में है ना। और इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किसी r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है। उसने ऑर्बिट शब्द का इस्तेमाल किया है ना, r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है मेरा वो r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है जी, यहां तक तो काफी हद तक बातें रदरफोर्ड जैसी ही हैं वैसे, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल और न्यूक्लियस को पार्टिकल की तरह अगर सोचेंगे तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और खींचेगा। हेंस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ऐसे अपनी तरफ खींच रहा होगा, है ना, कूलम्बियन फोर्स है। और बोर ने कहा कि ये जो फोर्स है यही इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ठीक, तो बोर ने जो बातें ली वो ये ली कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसा उसने लिया। ठीक है जी, हेंस दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन को? मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास अगर कोई वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी है v, r रेडियस में घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो मास है मान लेते हैं m, इलेक्ट्रॉन के मास को स्मॉल m मैंने बोला। तो जो कूलम्बियन फोर्स है
वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा होगा। तो के Q1 Q2, के Q1 का मतलब हो गया ZE, है ना भाई, Q2 का मतलब हो गया E, हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं फोर्स का, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R, शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ये बनाई बोर ने पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन जो बोर ने बनाई वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को ध्यान में रखते हुए बनाई। दूसरी इक्वेशन जो बोर ने बनाई वो कुछ ऐसी बनाई कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी अगर देखा जाए, ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर अगर हम करें, है ना, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को अगर हम कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह सोचें, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, काइंड ऑफ ऐसा सोचें, तो इलेक्ट्रॉन एक स्टैंडिंग वेव बना रहा होगा, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन एक स्टैंडिंग वेव बना रहा होगा। हेंस 2 पाई r शुड बी इक्वल टू n लैम्डा dB। दूसरी इक्वेशन जो है वो ये है 2 पाई r जो इस ऑर्बिट की सरकमफेरेंस है ना, should be equal to integer multiple of de Broglie wavelength, integer multiple of de Broglie wavelength of electron. 2 pi r should be equal to n into lambda dB. Lambda dB de Broglie wavelength is basically h divided by momentum of electron, Planck constant h divided by momentum of electron. Hence इसी equation को हम ऐसे लिखेंगे 2 pi r is equal to n into h divided by mv, where m is mass of electron, v is the speed of electron. ठीक बात है, समझ में आनी चाहिए बात। एम वी को इधर ले जाएं और 2 पाई को इधर ले आए तो अब यही क्वेश्चन आपको ऐसी दिखाई देगी, एम वी आर इज इक्वल टू एन इंटू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। और ये कहा बोर ने कि ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन, ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो बोर ने फंडामेंटली दो इक्वेशन लिखी, एक फोर्स इक्वेशन लिखी और दूसरी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की इक्वेशन लिखी, जो बेसिकली स्टैंडिंग वेव या वेव नेचर की वजह से आ रही है। ये दो इक्वेशन लिखना इज लाइक बोर मॉडल की कहानी को कहना। ये दो इक्वेशन बोर ने लिखी, पहली इक्वेशन फोर्स इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की इक्वेशन। और अब हम इस इक्वेशन को ऐसा रीड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड। ठीक, जो बातें रदरफोर्ड जिनका जवाब नहीं दे पाए थे उनको बोर ने कैसे समझाया, तो बोर ने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि एक शब्द है स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और n है क्वांटम नंबर, इंटीजर है जिसको मैं क्वांटम नंबर बोल रहा हूं। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी ऑर्बिट में है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी ऑर्बिट में है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल है, तो ऐसा ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएगा। और ऐसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा अगेंस्ट मैक्सवेल। ये पॉस्टुलेट है बोर का, एनर्जी रेडिएट नहीं करे, इसीलिए उसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोला गया, स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना। तो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन है? स्टेशनरी ऑर्बिट वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब है h/2π का इंटीजर मल्टीपल है, h/2π का इंटीजर मल्टीपल है। यहां जो n है उसको उसने कहा कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक नाम दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n को बोला कि ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी। और n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर वैल्यूज होंगी, n की ऐसे इंटीजर वैल्यूज होंगी। n की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो ऐसा ऑर्बिट या शेल के शेल कहलाता है। तो हम जानते हैं केमिस्ट्री में, जानते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, है ना। तो जो के शेल है केमिस्ट्री में वो n की 1 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है, वो n की 1 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है। तो उसने कंसेप्ट दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स का, मैं यहां लिख रहा हूं, उसने कंसेप्ट दिया, किसने? बोर ने कंसेप्ट दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स का, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जब किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। स्टेशनरी ऑर्बिट कौन होंगे? जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। स्टेशनरी ऑर्बिट को ही हम के शेल, एल शेल, एम शेल वगैरह वगैरह बोलते हैं। हेंस के शेल, एल शेल ये सब स्टेशनरी ऑर्बिट के एग्जाम्पल हैं। एम शेल ये सब स्टेशनरी ऑर्बिट के एग्जाम्पल है ना। और के शेल, एल शेल, एम शेल, इन शेल्स में जब इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो वो बिल्कुल एनर्जी रेडिएट नहीं करता, इसीलिए वो घंटों, सालों, लाखों सालों, अरबों सालों उन ऑर्बिट्स में रह सकता है।
जैसे हाइड्रोजन में अगर ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो उसमें पड़ा ही रहेगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, हेंस स्पाइरल पाथ पर घूमकर न्यूक्लियस में गिरने वाली कोई कहानी नहीं होगी। तो के शेल का मतलब है n बराबर 1, एल शेल का मतलब है n बराबर 2, एम शेल का मतलब है n बराबर 3, एंड सो ऑन। ऐसे कितने स्टेशनरी ऑर्बिट हो सकते हैं? इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट हो सकते हैं। इनफाइनाइट स्टेशन, अब चलते चले जाओगे, इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट्स हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसको स्टैंडर्ड बोर मॉडल बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोर मॉडल बोलते हैं। इस पर हम अभी आगे काम करेंगे। उससे पहले एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि एक और चीज है मॉडिफाइड बोर। मॉडिफाइड बोर का मतलब है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये फोर्स इक्वेशन चेंज कर दूं। मान लेते हैं मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देता हूं कि ऐसा है कि कूलम्बियन फोर्स को तो भूल जाते हैं, फोर्स एक नए प्रकार का फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है इन ऑर्बिट, और उस फोर्स का ये एक्सप्रेशन है। अब आप बताइए कि क्या करेंगे। तो आपको केवल इतना करना है कि ये इक्वेशन जो कूलम लॉ से लिखी थी, इस इक्वेशन की जगह जो भी क्वेश्चन बोलता है फोर्स का एक्सप्रेशन वो रख देंगे। समझ में आ जाएगी बात? तो फर्स्ट इक्वेशन डिस्टर्ब हो सकती है, सेकंड इक्वेशन कभी जन्म में भी डिस्टर्ब नहीं होगी। फर्स्ट इक्वेशन डिस्टर्ब हो सकती है, क्वेश्चन उसको डिस्टर्ब कर सकता है, पर सेकंड इक्वेशन जैसी है वैसी ही रहेगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है कि ये कह देगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का ये फंक्शन है, तो आप अब जानते हैं कि F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर होता है। आप उस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके फोर्स फंक्शन निकालेंगे, फोर्स को उठा के यहां रख देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि छोटे मोटे वेरिएशंस यहां पर हो सकते हैं, इस जगह पर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको हाइपोथेटिकली कोई फोर्स सीधे सीधे भी दे सकता है, या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में फंक्शन दे सकता है, तो डी यू बाई डी आर से फोर्स निकाल लोगे इन दैट केस। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन कभी कभी गड़बड़ हो सकती है, क्वेश्चन बताए अगर तो। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई। सेकंड इक्वेशन कभी जन्म में भी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक, अभी मैं हाल फिलहाल स्टैंडर्ड बोर मॉडल इन दो इक्वेशंस को लेकर एनालिसिस करूंगा, और उस एनालिसिस में जो भी रिजल्ट आएंगे प्लीज रिमेंबर वो स्टैंडर्ड बोर मॉडल के लिए ही वैलिड होंगे। तो मैं क्या बताने वाला हूं अब, मैं स्टैंडर्ड बोर मॉडल में कुछ डिडक्शंस करूंगा। स्टैंडर्ड बोर बोर मॉडल करीब करीब ऐसा समझो कि 90 से 92% क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड बोर मॉडल पर ही बनते हैं। कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, वो बहुत ही रेयर, खासकर एडवांस वगैरह में ऐसा होता है कि वो फोर्स इक्वेशन डिस्टर्ब कर देता है। तो स्टैंडर्ड बोर मॉडल से क्या मतलब है भाई साहब? स्टैंडर्ड बोर मॉडल से मतलब है दो इक्वेशंस और उनसे किए जाने वाला एनालिसिस। पहली फोर्स इक्वेशन KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r, और दूसरी mvr इज इक्वल टू NH/2π। अब मैं इन दो इक्वेशंस की मदद से थोड़ा बहुत एनालिसिस करूंगा और कुछ कंक्लूजन्स करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान रखना है वो केवल स्टैंडर्ड बोर मॉडल के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, केवल स्टैंडर्ड बोर मॉडल के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। ठीक, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। ऑब्वियसली एक आर से तो एक आर कट ही जाएगा, है ना, वो तो कोई इशू है ही नहीं। तो एक आर, ये वाला आर और ये वाला आर में हो गई कट्टी बट्टी, कट गया। इस आर को यहां पहुंचा देते हैं, तो यहां दिख रहा है अब mv²r, और mv²r को mvr इंटू वी लिख लेते हैं। mv²r को mvr इंटू वी लिख लेते हैं, और mvr की वैल्यू नीचे से उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सिंपल। तो आपको v मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको v मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कर रहा हूं, वो जो भी मैंने कहा वो मैं कर रहा हूं। तो देखिए जरा और सीखिए। k का भी वैल्यू रख दे रहा हूं मैं, तो k का वैल्यू कितना है? 1/4πε0। ठीक, k का वैल्यू कितना है? 1/4πε0। कलर बदल लेता हूं मैं, दिख नहीं रहा होगा ठीक से। तो k का मैंने वैल्यू रखा 1/4πε0, ये वैल्यू रखा। ZE² ऊपर में है ही, ZE² ऊपर में है ही। ठीक है जी, ये वाला r इधर पहुंच गया था, और mvr इंटू वी, और mvr की वैल्यू n इंटू h/2π मैंने रख दी इंटू वी। एंस के अब हम v का एक्सप्रेशन निकालने को तैयार है, हम v का एक्सप्रेशन निकालने को बिल्कुल तैयार हैं। इस 2π से ये 4π काट के यहाँ 2 ले आते हैं, है ना। हेंस v जो स्पीड है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। हेंस यहां से अब हमें v का एक एक्सप्रेशन मिलेगा कि भाई साहब v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जरा देखो। हमें यहां से एक v का एक्सप्रेशन मिलेगा कि v इज इक्वल टू कितना?
v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर या ई स्क्वायर इंटू जेड डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर इंटू जेड डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन, 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि z और n बदले जा सकते हैं और बाकी सारे जो लोग हैं वो एक तरह से कांस्टेंट हैं। z और n तो बदले जा सकते हैं, है ना, बाकी सारे लोग कांस्टेंट है। जैसे अभी हाइड्रोजन की बात करेंगे तो Z1 हो जाएगा, हीलियम की बात करेंगे तो Z2 हो जाएगा, और n की वैल्यू भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। हेंस इधर Z और n वेरिएबल हैं, ये सब चीज कांस्टेंट है। तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h की वैल्यू को ठंडे दिमाग से निकाल लेते हैं, h प्लेन कांस्टेंट है। और इस एक्सप्रेशन को अब v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड बाय एन की तरह दिमाग में सेट कर लेते हैं। v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड बाय एन की तरह दिमाग में सेट कर लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्या यहां से हम ये भी कंक्लूड करेंगे कि v इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन, है ना, एंड v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाय एन। वी नॉट क्या चीज है, अगर हम ये जानना चाहें वी नॉट क्या चीज है, तो z को 1 कर देते हैं, n को 1 कर देते हैं, वी नॉट बराबर v आ जाएगा। इसका मतलब वी नॉट क्या चीज हुई, वी नॉट z बराबर 1 करते ही हाइड्रोजन हो गया, n बराबर 1 करते ही k शेल हो गया, मतलब ग्राउंड स्टेट। k शेल को ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। मतलब वी नॉट हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड है। वी नॉट क्या है भाई, वी नॉट ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड है, जिसकी वैल्यू 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम कैलकुलेशंस करें तो 2.2 वी नॉट की जो वैल्यू है, ये आपको थोड़ा याद रखना चाहिए, 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड वी नॉट की जो स्पीड है या वैल्यू है वो ये होती है। या इसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में अगर लिखें तो वी नॉट की वैल्यू c डिवाइडेड बाय 137 भी लिखी जाती है, c डिवाइडेड बाय 137 भी लिखी जाती है। वी नॉट की फिजिकलिटी क्या है, इट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, है ना। तो वी नॉट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। यही सारी बातें समझ गए? बिल्कुल समझ गए। ठीक, ये पहला कंक्लूजन हुआ। तो दिमाग में सेट करना है v प्रोपोर्शनल टू z बाय n। ठीक है भाई साहब, अब उसको लेते हुए हम यहां जाते हैं और v की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो क्या r निकल आएगा यहां से? बिल्कुल निकल आएगा। हेंस यहां से r निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो r का फॉर्मूला बना लेते हैं कि r इज इक्वल टू रेडियस r इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई NH डिवाइडेड बाय 2 पाई mv, और v का वो वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं। अगर हम ऐसा कर दें तो हमें क्या दिखाई देगा, देखो v का ये वाला वैल्यू ई स्क्वायर z और ये सब चीज, तो 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन ऊपर चला जाएगा। एक h पहले से प्रेजेंट है, n भी पहले से प्रेजेंट है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, समझ रहे हो क्या, ये v यहां से उठा के रखा मैंने, तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन ऊपर गया, 2 एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर n का स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर n का स्क्वायर ऊपर गया, और नीचे में 2 पाई m तो पहले से ही था, 2 पाई m पहले से ही था, और अब e स्क्वायर z और आ जाएगा। अच्छा 2 तो कट ही जाएगा ना, अभी काट लेंगे, 2 पाई m e स्क्वायर और z, 2 से 2 कट जाएगा भाई साहब, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। ये मैं इसलिए डिराइव कर रहा हूं सो दैट आप तुम भी सीख जाओ इसको डिराइव करना, और फिर उसके बाद याद कर पाओगे। फिर एक बार अपने हाथ से डिराइव कर लेते हैं ना हम चीजों को, तो हमें याद हो जाता है। तो फिर रेडियस r का एक्सप्रेशन जो याद रखने जैसा है वो आ रहा है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर, है ना, इंटू n स्क्वायर बाय z, इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, इंटू n स्क्वायर बाय z, है ना। यहां भी n को 1 कर दें, z को 1 कर दें, और ये जो कांस्टेंट है इसको r0 बोल दें, तो क्या r0 की फिजिकलिटी भी वही हो जाएगी कि हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस, है ना। हेंस ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या अब ऐसा लिख पाएंगे क्या हम, r इज इक्वल टू r0
R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, और ये याद कर लेंगे, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है जी, आर नॉट अगेन मैंने बताया क्या है, और आर नॉट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। मुझे उम्मीद है कि सब लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि आर नॉट की जो वैल्यू है दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंड इट इज बेसिकली रेडियस ऑफ द ग्राउंड शेल या फर्स्ट शेल या के शेल फॉर हाइड्रोजन एटम, है ना। तो आर नॉट इज रेडियस ऑफ के शेल, रेडियस ऑफ के शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, ठीक है भाई साहब, ठीक है जी। ठीक, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीख ली, पहला ये और दूसरा ये, पहला ये और दूसरा ये। थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिल बहुत बड़ा हो रहा है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख ली, एक ये और एक ये। ठीक, एक और चीज सीखनी है, तीसरी और आखिरी चीज सीखनी है। जब भी सर्कुलर ऑर्बिट में कोई घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो उसकी जो एनर्जीज हैं उनके बीच एक रिलेशनशिप होता है। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो प्लीज उसको जान लीजिए, क्योंकि ग्रेविटेशन में भी वो बहुत काम आता है। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं, है ना भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है ना भाई, सर्कुलर ऑर्बिट में कोई घूमता है, उसके लिए सर्कुलर ऑर्बिट में कोई बाइंडेड सिस्टम है और वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो अगर नहीं पता है तो अपने कॉपी में भी लिख लेना और आगे के लिए याद भी कर लेना, सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में है तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जो कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए। और वो रिलेशनशिप हैं वो रिलेशनशिप है, पहली बात तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। पहले तो आप ये समझ लें, क्योंकि वो बाइंडेड सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, पहली बात। दूसरी बात टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है -13.6 eV। अब मैं तुमसे ये पूछूंगा कि हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बताओ। आंसर है 13.6 eV प्लस 13.6 eV। तो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा रिलेशनशिप है जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो बताइए हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो टोटल एनर्जी कितनी है -13.6 eV। तो -13.6 eV इंटू 2 है ना, 27.2 eV माइनस साइन के साथ। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है और टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, समझ गए, और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। ये सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिडक्शंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो अब पता कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो इनको सीख लीजिए, सही है। हेंस अगर मुझे टोटल एनर्जी लिखनी है तो क्या टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारी जेब में पहले ही आ चुका है, तो क्या हाफ mv² माइनस ऑफ हाफ mv² कर दूं तो क्या टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो अगर टोटल एनर्जी मुझे लिखनी है, मान लेते हैं इस सिस्टम की टोटल एनर्जी अगर लिखनी है, तो क्या टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ हाफ mv²। v का एक्सप्रेशन वो रहा, उठा के यहां रख देते हैं। हेंस टोटल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस ऑफ v²। जब मैं करूंगा तो देखना, v² जब मैं करूंगा तो e की पावर 4 आएगी, m e की पावर 4 z का स्क्वायर को मैं अलग रख रहा हूं यहां, डिवाइडेड बाय ये वाला 2, और जब इसका स्क्वायर किया तो यहां 4 आया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, और ये जो n² है इसको यहां ले लिया है मैंने, n का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। फिर ये जो आगे आगे की चीज है, ये जो आगे आगे की चीज है, क्या ये आगे आगे की चीज को हम एक तरह का कांस्टेंट जैसा सोच सकते हैं क्या, है ना। ये जो आगे आगे की चीज है इसमें तो कुछ बदलेगा नहीं, z और n ही बदलेंगे। हेंस इसको अगर हम E0 बोल दें,
हेंस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, जो याद रखने वाला एक्सप्रेशन है वो ये है कि भाई साहब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट, माइनस ऑफ ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। बहुत इजी है याद करने में, बिल्कुल मुश्किल नहीं है भाई। स्पीड का तो तुम्हें पता ही है जेड बाय एन, बस उसका स्क्वायर करना है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ई नॉट क्या बला होगी, फिर वही करो, जेड को 1 कर दो, एन को 1 कर दो। तो क्या ई नॉट 13.6 ईवी आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी माइनस 13.6 ईवी होती है। हेंस ई नॉट की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ई नॉट की, दैट वुड बी 13.6, माइनस पहले से लगा हुआ इसलिए। हेंस ई नॉट की जो वैल्यू है दैट इज 13.6 ईवी, जो कि हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ये तीन चीजें मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ये तीन बातें, कौन कौन सी तीन बातें, कौन कौन सी तीन बातें, ये और ये तीन चीजों को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपसे एन या जेड पर डिपेंडेंसी पूछते हैं, किन्हीं किन्हीं चीजों की, अभी हम देखेंगे थोड़ी सी एग्जांपल्स, वो बड़े मजे से कर पाएंगे। दैट मीन्स इस पूरे डिस्कशन, ध्यान रखना स्टैंडर्ड बोर मॉडल की बात हो रही है, इस पूरे डिस्कशन में से जो दिमाग में रखने वाली बातें हैं जो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होंगी, वो हैं केवल तीन। और वो तीन बातें हैं जिनका मैं फर्दर आगे इस्तेमाल करूंगा। वो तीन बातें हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू Z बाय एन, सही है, V इज प्रोपोर्शनल टू Z बाय एन। टोटल एनर्जी या टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, माइनस इसलिए ताकि भूल ना जाए हम कि वो नेगेटिव है। और रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू, क्या आया था रेडियस आर का, रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। ये तीन चीजें हमें याद रख लेनी है। ठीक, अब इनको लेते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ऐसा कहूं आपसे कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, ये तेजी से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या इसको एक करंट कैरिंग वायर जैसा सोचा जा सकता है? बिल्कुल सोचा जा सकता है, बिल्कुल सोचा जा सकता है ना, सही बात है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पीरियोडिक मोशन है, तो क्या उसका टाइम पीरियड भी निकाला जा सकता है? क्या करंट भी निकाला जा सकता है? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाला जा सकता है? क्या डाइपोल मोमेंट भी निकाला जा सकता है? बहुत कुछ किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती है सेंटर पे, बिल्कुल निकाली जा सकती है ना। तो भाई मुझे बता दो कि मैग्नेटिक फील्ड का एन और जेड पर क्या डिपेंडेंसी होगी, टाइम पीरियड की एन और जेड पर क्या डिपेंडेंसी होगी, करंट की क्या होगी, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, सपोज मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसके अबाउट, न्यूक्लियस के अबाउट, है ना। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, तो सबसे पहले तो आपको यह करना होगा कि आपको टाइम पीरियड निकालने वाला फॉर्मूला चाहिए। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि टाइम पीरियड t अगर r रेडियस के सर्किल में v स्पीड से घूम रहा है, तो t की कहानी होगी 2πr/v, एज सिंपल एज दैट, 2πr/v, है ना। r की डिपेंडेंसी क्या है, n स्क्वायर बाय जेड, और v की डिपेंडेंसी क्या है, z बाय n। तो मन में सोचो, n स्क्वायर बाय जेड, n स्क्वायर बाय जेड, और v है z बाय n, तो ऊपर में आ जाएगा n क्यूब और नीचे में आ जाएगा z स्क्वायर। हेंस टाइम पीरियड t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। बोलो भाई, समझ में आना चाहिए। तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम इसको याद करो, मैं चाहूंगा कि तुमको बस ये याद रहे, ये तो तुम निकाल सकते हो, इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं। तो टाइम पीरियड t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर, है ना। ठीक है जी, अच्छा जी। सिमिलरली ये तो टाइम पीरियड था। अब मैं अगर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड होता है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है n और एंगुलर, अरे यार, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है n और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है ओमेगा। दोनों की ही z और n पर डिपेंडेंसी z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब बनेगी, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब बनेगी। देखो और समझो, उल्टा हो जाएगा। ठीक, मैं कुछ क्वांटिटीज निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। तीसरी चीज, मान लेते हैं कि वो करंट, इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से जो करंट बनेगा, एवरेज करंट जो बनेगा, वो पूछता है कि भैया एवरेज करंट की क्या कहानी होगी। तो हम जानते हैं करंट होता है चार्ज
डिवाइडेड बाय टाइम dq बाई dt, है ना। तो यहाँ जो करंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो करंट बनेगा, अगर हम उसको I बोलें, अगर हम उसको I बोलें तो क्या I की वैल्यू हो जाएगी E बाय टी। E बाय टी मतलब 1/t, 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी की कहानी। तो क्या करंट भी z² डिवाइडेड बाय n क्यूब के प्रोपोर्शनल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा जी, और देखते जाओ। मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है कि भाई अब करंट कैरिंग वायर की तरह तो बना लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर। तो अब अगर करंट कैरिंग वायर की तरह इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है, तो सेंटर पर उस करंट कैरिंग वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, बिल्कुल बनेगी, है ना भाई, बिल्कुल बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन आर। म्यू नॉट बाई टू आई बाय आर फॉर्मूला है ना, लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का। हेंस बी की डिपेंडेंसी बताओ। तो क्या तुम देख रहे हो, आई ऊपर आ रहा है, आर नीचे आ रहा है। आर की क्या कहानी थी? एन स्क्वायर बाय जेड। तो नीचे में एक एन स्क्वायर और ऊपर में एक जेड जाएगा। तो आई की वजह से पहले ही जेड स्क्वायर ऊपर में था, आई की वजह से तो पहले ही जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब पहले से ही था, और आर की वजह से नीचे में एन स्क्वायर और ऊपर में जेड, तो ऊपर में हो जाएगा अब क्या, जेड क्यूब, और नीचे में जेड क्यूब, और नीचे में एन की पावर कितनी हो जाएगी? 5। एन की पावर हो जाएगी 5। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। और ये रटना नहीं है, अपने से करना है। अपने से कैसे करा जाए वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। और ऐसे ही मान लेते हैं वो आपसे कहता है, पांचवा सपोज वो आपसे कहता है कि भैया मुझे तो डाइपोल मोमेंट बता दो। डाइपोल मोमेंट, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप एक डाइपोल की तरह बिहेव करती है और उसका डाइपोल मोमेंट बनता है कैपिटल एम। तो अगेन हमें डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम का फंडामेंटल फॉर्मूला आना चाहिए, फंडामेंटल फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि होगा आई इंटू एरिया, जो कि है पाई आर स्क्वायर। ठीक, आई की डिपेंडेंसी आपको पता है, आर की डिपेंडेंसी आपको पता है, तो दिस वुड बी प्रोपोर्शनल टू, आई की डिपेंडेंसी है जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, आर की डिपेंडेंसी यही है उसका स्क्वायर, एन की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन की पावर 4 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, एन की पावर 4 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि जेड स्क्वायर, एन की पावर 4 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, हम देख रहे हैं जेड तो कट गया और केवल एन बचा न्यूमरेटर में, हेंस दिस इज प्रोपोर्शनल टू एन ओनली। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई साहब ऐसा बताइए मुझे कि हाइड्रोजन में सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डाइपोल मोमेंट और लिथियम के सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके डाइपोल मोमेंट का रेशियो बता दो। तो हम जान रहे हैं कि Z तो है ही नहीं इसमें, सीधे N के प्रोपोर्शनल है, और अगर दोनों के सेकंड शेल की बात हो रही है तो 1:1 आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि इसका इस शेल का, उसका उस शेल का, बताइए। तो Z और N दोनों के साथ खेलना पड़ेगा। ये मैंने कुछ 4-5 क्वांटिटीज निकाली हैं, ऐसी और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं। अगर आपको बेसिक एक्सप्रेशन समझ में आते हैं तो आप बड़े मजे से कर लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन for hydrogen atom in ground state and angular momentum of electron for lithium in n बराबर 4 स्टेट का रेशियो बताओ। तो इतना तो अपन समझते हैं कि mvr nh अपॉन 2 पाई है, चाहे कोई हो, इसमें तो z है ही नहीं, और एंगुलर मोमेंटम सीधे सीधे n के प्रोपोर्शनल है ना। हेंस अगर हाइड्रोजन का फर्स्ट की बात कर रहे हो तो n1 हुआ, और किसी भी लिथियम फीथियम किसी के भी फोर्थ की बात कर रहे हो तो n4 हुआ, है ना भाई। और अगर रेशो हाइड्रोजन टू दिस का रखना है तो 1:4 आंसर आएगा, और अगर उल्टा करना है तो 4:1 आएगा। दैट मीन्स डैम इजी चीजें हैं, डैम इजी चीजें हैं, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, ना घबराने का है ना ही परेशान होने का है, बहुत ज्यादा आसान है। बट प्लीज रिमेंबर कि ये सारी बातें स्टैंडर्ड बोर मॉडल की हैं। अगर फोर्स इक्वेशन गड़बड़ा दी तो ये सारी टैली बिगड़ जाएगी, आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक, तो बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं उस तरह के, पर बनते तो हैं, है ना, बनते तो हैं। तो जब भी आप इसमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल करें, अपने आप से पूछ लें कि क्या ये स्टैंडर्ड बोर मॉडल है या नहीं है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बोर मॉडल, स्टैंडर्ड बोर मॉडल। ठीक, चलो जी, एक बात फिनिश हुई, और बहुत सारे कैटेगरी के क्वेश्चंस यहां इससे कवर होते हैं। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं, और दूसरी बात है
दूसरी बात है कि बोहर ने एक और बात करी, बोहर ने एक कहानी कही, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर ने कहा कि अगर मैं एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोहर ने कहा कि अगर मैं किसी तरह से कोई लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जैसे के शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको एनर्जी दे दूं और वो एनर्जी इतनी हो कि उस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के हायर लेवल में ले जाए, तो ये प्रोसेस कहलाएगा एक्साइटेशन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, और ये एनर्जी प्राइमरली फोटोन के रूप में होती है। तो इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, पर तभी करेगा जब उस फोटोन के पास उतनी एनर्जी हो जो इलेक्ट्रॉन को एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट में ले जाए। यह है एक्साइटेशन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लेकर एब्जॉर्ब करके किसी हायर ऑर्बिट में पहुंच गया, तो उस हायर ऑर्बिट में वो 10⁻³ सेकंड से ज्यादा नहीं रह पाएगा और वापस कूदेगा, डी एक्साइट होगा, वापस कूदेगा। और जब वापस कूदेगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कूदेगा, जब वापस कूदेगा तो फोटोन रिलीज करेगा। हेंस एक्साइटेशन जब होगा तो फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, डी एक्साइटेशन जब होगा तो फोटोन रिलीज होंगे। सही बात है। ऐसा होने की वजह से हमने हाइड्रोजन के दो प्रकार के स्पेक्ट्रम बना रखे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम उन फोटॉन्स की बात करते हैं जिनको हाइड्रोजन एटम या जिस भी चीज का स्पेक्ट्रम है उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। और एमिशन स्पेक्ट्रम में हम उन चीजों की बात करते हैं जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो फोटोन एब्जॉर्ब होगा, फोटोन एब्जॉर्ब होगा। और कौन कौन से फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, अगर इसका एक सिस्टमैटिक चार्ट बना लिया जाए तो उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हेंस केमिस्ट्री में तुमने एक शब्द पढ़ा होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, डी एक्साइटेशन जब होता है तो फोटोन एमिट होता है ना भाई। और फोटोन एमिट होता है तो जो जितने भी फोटोन एमिट हो रहे हैं उनकी भी वेवलेंथ को अगर हम एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज कर लें या किसी तरह से अरेंज कर लें तो एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसको एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हर एटम दोनों तरह के स्पेक्ट्रम दिखा सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी और एमिशन स्पेक्ट्रम भी दिखा सकता है। ठीक, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा जी, जब एमिशन होगा, जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1 से एक्साइट होकर 4 में चला गया, अब जब डी एक्साइट होगा तो 4 से 1 में सीधे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 4 से 3 और 3 से 1 में भी आ सकता है। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 में भी आ सकता है। 4 से 2, 2 से 1 में भी आ सकता है। दैट मीन्स लौटते समय डी एक्साइटेशन के टाइम जितने पॉसिबल ट्रांजैक्शन है वो सारे पॉसिबल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, क्योंकि एक एटम नहीं है आपके पास। आपने चैम्बर में हाइड्रोजन गैस भरी हुई, उसमें करोड़ों एटम है। तो क्या ये संभव है कि एक एटम में 4 से 1 ट्रांजिशन हो जाए, दूसरे में 4 से 3, 3 से 1 हो जाए, किसी तीसरे में 4 से 2, 2 से 1 हो जाए? क्यों नहीं? हेंस डी एक्साइटेशन या एमिशन स्पेक्ट्रम जो होंगे इसमें हमेशा ही ज्यादा लोग होंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तुलना में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाले लोग तो होंगे ही होंगे और ज्यादा भी होंगे, क्योंकि एब्जॉर्ब हुआ तो 1 से सीधे 4 गया, पर जब डी एक्साइट हुआ तो 1 से 4 तो मिला ही मिला, 4 से 1 तो मिला ही मिला, उसके साथ में और भी लोग मिल रहे हैं, और भी हमें मेंबर्स मिल रहे हैं। हेंस एमिशन स्पेक्ट्रम इज रिचर देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं तो समझ में आना चाहिए। एमिशन स्पेक्ट्रम इज मोर रिचर का मतलब ज्यादा मेंबर्स हैं इसमें, अमीर है ज्यादा। एमिशन स्पेक्ट्रम इज मोर रिचर देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, इस पर थोड़ी और सिस्टमेटिक बात करेंगे, और उसके लिए हमें एनर्जी डायग्राम समझने पड़ेंगे। एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। तो मैं एक काम करूं कि हाइड्रोजन एटम के जो KLMN ये जो शेल्स हैं, है ना, इनमें जो एनर्जीज होगी उनको अगर सिस्टमेटिकली एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो हम जानते हैं n बराबर 1 में कितनी एनर्जी है। n बराबर 1 वाला जो लेवल है उसमें कितना एनर्जी है? -13.6 eV। तो लेट अस इमेजिन, ये एक लाइन खींची मैंने, है ना, लेट अस इमेजिन
ये मैंने एक लाइन खींची जो -13.6 ईवी के करस्पॉन्डिंग है। ये मैंने एक लाइन खींची जो -13.6 ईवी के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है जी। अच्छा जी, एनर्जी ई किसी nth शेल की जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय माइनस ऑफ ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, है ना। अब अगर हम z को कांस्टेंट रखें, जैसे हाइड्रोजन के लिए तो z 1 हो जाएगा, z को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम n को वेरी कराएं तो n बराबर 1 के लिए जो एनर्जी आई, जैसे फॉर एग्जांपल -13.6 ईवी, n बराबर 1 के लिए जो एनर्जी आई जो कि है -13.6 ईवी, n बराबर 2 के लिए जो एनर्जी होगी वो होगी -13.6 ईवी डिवाइडेड बाय 4, है ना, -13.6 ईवी डिवाइडेड बाय 4, और ऐसा ही आगे चलता जाएगा, ऐसा ही आगे चलता जाएगा। तो क्या हम डिफरेंट एनर्जीज को लेते हुए क्या एक चित्र बना सकते हैं जिसमें हम सब तरह की एनर्जीज को डिपिक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, है ना, डिपिक्ट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जैसे ये -13.6 ईवी है ना भी, उसके ऊपर मैंने n बराबर 2 जिसकी एनर्जी कितनी है -3.4 ईवी, ठीक है ना भाई, तो माइनस का 3.4 ईवी, n बराबर 2 है ये, n बराबर 2, ठीक। अच्छा जी, उसके ऊपर एक और लेवल में दिखा रहा हूं, n बराबर 3, ठीक है, n बराबर 3 है ना, और उसके ऊपर और लेवल दिखाऊंगा, तो n बराबर 3 कितना -1.5 -1.5 ईवी, ठीक, n बराबर 3। फिर उसके ऊपर इसी को ही डबल कर लेते हैं ना, फिर उसके ऊपर और छोटा, ये मैं गैप कम करता जा रहा हूं, है ना, ये मैं गैप क्या करता जा रहा हूं, कम करता जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो भी कम होता जा रहा है, वो भी कम होता जा रहा है। तो -1.5 ईवी और -1.5 ईवी के बाद -0.85 ईवी, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा ठीक है जी, तो माइनस का 1.5 ईवी, फिर है माइनस का 0.85 ईवी। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग ये वैल्यूज कहां से आ रही हैं, n स्क्वायर से डिवाइड करके आ रही हैं। फिर है माइनस का 0.54 ईवी, बस काम चल जाएगा, माइनस का 0.54 ईवी एंड सो ऑन, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है भाई, ये n बराबर 1 है, दिस इज लाइक n इज इक्वल टू 1, this is n is equal to 2, this is n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5 and so on। ठीक, मैं आपसे एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करूंगा। ठीक, अगर किसी, अच्छा, और ऐसा ही यहां पर एक और लेवल भी होगा जिसको हम n बराबर इंफिनिटी भी बोल सकते हैं, है ना, n बराबर इंफिनिटी, यहां कहीं ऊपर इमेजिन कर लेते हैं, यह है n इज इक्वल टू इंफिनिटी, जिसकी एनर्जी क्या होगी 0, n इज इक्वल टू इंफिनिटी, जिसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी होगी 0 ईवी। ठीक, अगर कहीं से भी जंपिंग होकर इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी डी एक्साइटेशन की बात हो रही है और कहीं से भी जंप करके अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में आता है तो लाइमन सीरीज का मेंबर बनेगा। कहीं से भी जंप करके n बराबर 2 में आता है तो बामर सीरीज का मेंबर बनेगा। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज है, जानते हो तुम अच्छे से। हेंस पहले मैं लाइमन सीरीज की अगर बात करूं तो लाइमन सीरीज का जो सबसे पहला मेंबर होगा वो 2 से 1 जंपिंग से पैदा होगा। लाइमन सीरीज का जो दूसरा मेंबर होगा वो 3 से 1 जंपिंग से पैदा होगा। लाइमन सीरीज का जो तीसरा मेंबर होगा वो 4 से 1 जंपिंग से पैदा होगा। और लाइमन सीरीज का जो चौथा मेंबर होगा वो 5 से 1 जंपिंग से पैदा होगा। और लाइमन सीरीज का जो आखिरी मेंबर होगा वो इंफिनिटी से 1 जंपिंग से पैदा होगा। हेंस लाइमन सीरीज में कितने मेंबर होंगे, कितने, इनफाइनाइट। लाइमन सीरीज में कितने मेंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। हेंस लाइमन सीरीज जिसको L से डिनोट करें तो ये L अल्फा कहलाएगा, अल्फा मतलब पहला, ये L बीटा कहलाएगा, ये L गामा कहलाएगा, ये L डेल कहलाएगा और वो आखिरी मेंबर कहलाएगा। इनकी अगर एनर्जीज की बात करें तो 2 से 1 अगर कोई कूदता है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, 3.4 और 13.6 का जो डिफरेंस है कितना, 10.2 ईवी। तो 10.2 ईवी, एल अल्फा की जो एनर्जी है दैट इज कितना,
10.2 EV, ये डेटा याद करना होगा, वैसे तो याद है तुम्हें, है ना, वैसे तो याद है 10.2 EV, है ना भाई। ऐसे ही 12.1 EV, 12.1 EV, 12.75 EV, 12.75 EV, है ना भाई, 12.1, 12.75 EV, 13.06 EV, उसके ऊपर वाला जो है वो है 13.06 EV, और इन्फिनिटी से जो आ रहा है उसकी एनर्जी है 13.6 EV। ऑब्वियसली ये कौन है, ये सारे मेंबर कौन है, कौन है भाई साहब, ये सब लोग लाइमन सीरीज के मेंबर हैं। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के मिनिमम एनर्जी 10.2, मैक्सिमम एनर्जी 13.6। हेंस लाइमन सीरीज के फोटॉन्स की एनर्जी 10.2 से 13.6 EV के बीच है। क्या ये पूरा का पूरा अल्ट्रावायलेट रीजन है? लाइमन सीरीज पूरी की पूरी यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, और इसके शुरू के 4 मेंबर की एनर्जीज आप याद करके रखिए, काम की चीज है। ऐसे ही बामर सीरीज की अगर मैं बात करूं, बामर सीरीज तब बनेगी जब जंपिंग कहीं से भी 2 में होगी। तो बामर सीरीज का पहला मेंबर 3 से 2, बामर सीरीज का दूसरा मेंबर, बामर सीरीज का तीसरा मेंबर, और बामर सीरीज के इसी प्रकार से आखिरी मेंबर, ये बामर सीरीज है। बामर सीरीज में भी कितने लोग होंगे? इनफाइनाइट। ये बामर सीरीज है, बामर सीरीज, यही 2 सीरीज इंपॉर्टेंट है ना। बामर सीरीज में कितने मेंबर होंगे? इनफाइनाइट। बामर सीरीज का जो पहला मेंबर होगा, जो 3 से 2 जंपिंग से पैदा होगा, उसको अगर हम बी अल्फा बोलें, 3 से 2 जंपिंग से आ रहा है, बी अल्फा बोलें, तो एनर्जी कितनी? 1.9 EV, 1.9 EV, है ना। ऐसे ही दूसरा बी बीटा, एनर्जी कितनी? 2.55 EV, माइनस करने से आ जाएगा 2.55 EV, 8.85 और 1.5, है ना भाई। तो नहीं, सॉरी, 0.85 और 3.4 को माइनस करेंगे तब आएगा 2.55 EV, 2.55 EV। अगला 2.86 EV, 2.86 EV, और आखिरी मेंबर इन्फिनिटी से कूदेगा, उसके पास कितनी एनर्जी होगी? 3.4 EV। तो ये है 3.4 EV। तो बामर सीरीज के लोगों की एनर्जी कहां से कहां के बीच लाई कर रही है? 1.9 से लेके 3.4, 1.9 से लेके 3.4 EV। क्या ये पूरा का पूरा विजिबल रीजन है? बामर सीरीज के सभी लोग विजिबल रीजन में लाई करते हैं। ये विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन। सही है, बिल्कुल सही है। तो पहला लाइमन सीरीज, दूसरा बामर सीरीज, है ना, लाइमन सीरीज, फिर दूसरा बामर सीरीज, फिर पैस्चन ब्रैकेट पी फंड, ठीक है जी। फिर उसके बाद है पैस्चन सीरीज, पैस्चन, फिर है ब्रैकेट और पी फंड, ये बाकी लोगों के नाम है। तो लाइमन से शुरू हुआ, पहला लाइमन आया, लाइमन सीरीज, फिर बामर सीरीज, और फिर बाकी लोग। पैस्चन, ब्रैकेट और पी फंड, ये सारे जो लोग हैं ये IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन्स में है, और छोटी छोटी एनर्जी डिफरेंस है, हेंस इन पर ज्यादा बात नहीं होती है। आपको जो याद रखना है वो केवल ये याद रखना है, जो तुम्हें याद रखना है वो याद रखना है लाइमन सीरीज के सभी लोग और बामर सीरीज के सभी लोग। ये तुम्हें बाय हार्ट याद करना है, बाय हार्ट याद करना है। लाइमन सीरीज के सभी लोग और बामर सीरीज के सभी लोग अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। जैसे ही क्वेश्चन ने कहा 12.75 EV, हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए भैया 12.75 EV का फोटोन तो तब रिलीज होता है जब जंपिंग 4 से 1 में होती है। समझ रहे हो कि नहीं? डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। क्वेश्चन ने कहा कि भैया 2.55 EV का फोटोन मिला, तो हम समझते हैं 2.55 EV का फोटोन तब रिलीज होता है जब जंपिंग 4 से 2 में होती है। तो क्वेश्चन वैल्यूज में, डेटा में बात करता है, और उम्मीद करता है कि आपको डेटा याद है, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या इशारा कर रहा है, वो आप समझ जाएंगे कि वो कहां से कहां की जंपिंग की बात कर रहा है। हेंस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा करें, एटॉमिक फिजिक्स में अच्छा करें, तो ये जो इस समय चार्ट बना हुआ है इसको आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा।
कोई ऑप्शन नहीं है ना, याद होगा, वैसे केमिस्ट्री में भी आता है, याद होगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, याद करना ही पड़ेगा, है ना, लिख लिख के इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आती है बात, ऐसा है। ठीक, अच्छा जी, अब छोटी छोटी कुछ बातें हैं और उसके साथ ही हमारी थ्योरी खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जंपिंग mth स्टेट से nth स्टेट या mth शेल से, स्टेट कह रहा हूं, शेल कहना चाहिए था मुझे, mth शेल से nth शेल में जंपिंग हो रही है, mth शेल से जंपिंग हो रही है, कहां, nth शेल में जंपिंग हो रही है, सही है, सही है, ऑब्वियसली m क्वांटम नंबर n से बड़ा है तभी तो जंपिंग हो रही है। तो जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होंगे, टोटल नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, जो टोटल नंबर ऑफ फोटोन एमिट होंगे उनको लिखा जा सकता है m माइनस n प्लस 1 C2। C कॉम्बिनेशन है जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, m माइनस n प्लस 1 C2। अगर mth से nth में कूदता है तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन लिखे जा सकते हैं m माइनस n प्लस 1 C2। वैसे तो इजी देता है वो, जैसे 4 से 1 हो गई जंपिंग, तो हम मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने तरह के फोटोन निकलेंगे। पर मान लेते हैं कि अगर वो हाइपोथेटिकली ऐसा कहता है कि भैया 17th से मान लेते हैं जंपिंग हो रही है 17th क्वांटम स्टेट से 11th क्वांटम स्टेट में, तो बताओ कितने फोटोन एमिट होंगे। तो अब ये मैनुअल काउंटिंग से नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, m माइनस एन प्लस 1 C2 हमें इस्तेमाल करना, इसको अच्छे से आना चाहिए, m माइनस एन प्लस 1 C2 है ना, हमें इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से ये आना चाहिए। ठीक, अच्छा जी, ये हुई एक बात। एक बात को और सीखते हैं, तो जब भी mth से nth में जंपिंग होगी, अच्छा एनर्जी वाइज अगर हम बात करें, पीछे डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को देखें, एनर्जीज वाइज बात करें तो क्या आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है, नेगेटिव में है, कम हो रही है, तो वैसे एब्सोल्यूट सेंस में बढ़ रही है। तो लोएस्ट एनर्जी हमेशा ग्राउंड स्टेट में होती है, दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट। तो लोएस्ट एनर्जी हमेशा ग्राउंड स्टेट में होती है, और हायर ऑर्बिटल्स, हायर क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर mth स्टेट से nth स्टेट में जंपिंग हो रही है तो mth स्टेट की एनर्जी और nth स्टेट की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एक फोटोन के रूप में बाहर निकलेगा एज पर बोर। तो अगर जंपिंग mth से nth में हो रही है, और इस जंपिंग में m से n वाली जंपिंग की मैं बात कर रहा हूं अभी, है ना, m से n वाली जंपिंग की बात कर रहा हूं, और इस जंपिंग से जो फोटोन रिलीज हो रहा है, अगर मैं उसकी वेवलेंथ वगैरह निकालना चाहूं, एनर्जी वगैरह निकालना चाहूं, वेवलेंथ निकालना चाहूं, है ना, तो कैसे निकालेंगे। फॉर एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटिंग फ्रॉम mth shell to nth shell, for an electron de-exciting from mth shell to nth shell, है ना, ये जो फोटोन रिलीज करेगा उस फोटोन की जो एनर्जी होगी, है ना, अगर उस फोटोन की एनर्जी है E, जो कि हम hc/λ से लिखेंगे, तो क्या दैट वुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की mth स्टेट में जो एनर्जी थी माइनस इलेक्ट्रॉन की nth स्टेट में जो एनर्जी है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, और हम जानते हैं कि एनर्जी इज माइनस E0 Z² अपॉन n², तो mth स्टेट में एनर्जी में यहां m आ जाएगा, नीचे माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा, हेंस दिस इज, इसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो दिस इज इक्वल टू माइनस E0 Z² डिवाइडेड बाय m²। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। इसकी वैल्यू रखी मैंने, माइनस बीच का ऐसे ही रहा, और En की वैल्यू रखी माइनस E0 Z² डिवाइडेड बाय n², वैल्यू रखी। ठीक है, ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस हो गया, E0 Z² कॉमन आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू E0 इंटू Z², तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1/n² माइनस 1/m², 1/n² माइनस 1/m²,
एम स्क्वायर, ये बचेगा। और इधर क्या था, इधर था एच सी बाय लेमडा, इधर था एच सी बाय लेमडा। अब अगर हम एक काम करें, इस एच सी को उधर ले जाएं, इस एच सी को यहां से उधर ले जाएं, तो सीधे सीधे 1/λ की एक इक्वेशन बनेगी जिसको रिडबर्ग्स इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो 1/λ, ध्यान से समझना, 1/λ इज इक्वल टू ये एच सी, है ना, ये एच सी को मैं उधर ले गया, ये एच सी को मैं उधर ले गया, तो क्या आया, ई नॉट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच सी 1/λ इज इक्वल टू ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर, ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच सी, और ब्रैकेट के अंदर क्या आया, 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात। नाउ ई नॉट अपॉन एच सी, ई नॉट की वैल्यू तो 13.6 है ही, अपन जान रहे हैं। क्या ई नॉट अपॉन एच सी एक तरह के कांस्टेंट की तरह, क्योंकि एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, ई नॉट भी कांस्टेंट है, इसको एक तरह का कांस्टेंट बना ले जिसका नाम है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसका नाम है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। हेंस यही इक्वेशन अब कैसी लिखी जाएगी, यही इक्वेशन अब बहुत आसान हो जाएगी, और ऐसी लिखी जाएगी भाई साहब, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, रिडबर्ग्स इक्वेशन। तो अगर हमें वेवलेंथ वगैरह निकालनी हो तो हम सीधे ही रिडबर्ग्स इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जंपिंग वंपिंग से वेवलेंथ वगैरह निकालनी हो तो सीधे ही रिडबर्ग्स इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, आर इज ऑब्वियसली रिडबर्ग्स कांस्टेंट, 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। उम्मीद करूं कि क्या हमें समझ में आ रही हैं बातें, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हमें सारी कहानियां अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है जी, तो ये है बोहर की सारी कहानी, है ना भाई। बोहर का मॉडल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल बना, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्रैक्टिकल जो वैल्यूज थी वेवलेंथ वगैरह की वो मैच भी हुई यहां से। तो बोहर का मॉडल इनिशियल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल में से एक है ना भाई। बोहर मॉडल की जो खामी है वो बाद में जीमेंस इफेक्ट वगैरह वगैरह आए, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, क्योंकि बोहर ने केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करी। हम जानते हैं केमिस्ट्री में और भी क्वांटम नंबर्स हैं ना, एल है, एम है, वगैरह वगैरह और भी हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वगैरह बोहर ने वहां तक बात नहीं करी थी, वो फिर बाद में श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन आई जो बोहर से भी ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस उसने किया, वो सब बातें हैं। तो दैट बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। जीमेंस इफेक्ट हमसे ये कहता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो ये जो स्पेक्ट्रम्स हैं ये फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं, है ना। वो बात बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक, तो ये एक बड़ी खामी है बोहर मॉडल में, जिसकी वजह से बोहर मॉडल में थोड़ी सी गड़बड़ हुई। दूसरे बोहर मॉडल में जो गड़बड़ है वो ये है कि बोहर मॉडल न्यूक्लियस को सेंटर पर स्टेशनरी ऐसा मानता है, नॉर्मली तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल है। पर अगर हम हाइपोथेटिकली इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे पार्टिकल से जो हेवियर हो, है ना, तो अब न्यूक्लियस स्टेशनरी नहीं रह पाएगा। जैसे ग्रेविटेशन में डबल स्टार सिस्टम, तो ग्रेविटेशन में हम जानते हैं कि जब तक सन और प्लैनेट्स की बात हो रही है तब तक तो कोई इशू नहीं, सन बहुत मैसिव है, तो सन का सेंटर ऑफ, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सन के सेंटर ऑफ मास पर ही होगा, और उसको स्टेशनरी मानने चलेगा। पर अगर हम मान लेते हैं दो स्टार्स की बात करें या दो प्लैनेट्स की बात करें, डबल स्टार सिस्टम, तो हम जानते हैं कि फिर वो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे। ऐसा ही यहां भी हो जाता है, पर बिल्कुल घबराना नहीं, उस पर क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, ना के बराबर बनते हैं। अगर बन भी गया कभी तो तुम्हें केवल ये करना है, अगर बन भी गया कभी मान लेते हैं, तो तुम्हें केवल ये करना है कि तुम्हें जहां जहां इलेक्ट्रॉन का मास आ रहा था, है ना, जो हमारी बेसिक इक्वेशंस थी, वहां जहां इलेक्ट्रॉन का मास आ रहा था, तुम्हें इलेक्ट्रॉन के मास को रिप्लेस कर देना है रिड्यूस्ड मास ऑफ द न्यू सिस्टम। मान लेते हैं कैपिटल एम न्यूक्लियस का मास है, और जो भी अब नया पार्टिकल तुमने इलेक्ट्रॉन की जगह पे लगाया उसका मास स्मॉल एम है, तो फिर एमई को रिड्यूस्ड मास म्यू से रिप्लेस कर देना है, जो कि है कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, रिड्यूस्ड मास। वैसे इस पर क्वेश्चन बनते नहीं है ना। कैपिटल एम किसका मास ले रहा हूं मैं, न्यूक्लियस का मास ऑफ न्यूक्लियस, और स्मॉल एम किसका मास है, स्मॉल एम उस पार्टिकल का मास है जो इलेक्ट्रॉन की जगह लगा दिया है, जो हेवियर है ना। पार्टिकल इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे म्यूऑन या इस तरह का
कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा तो उसमें कुछ करना नहीं है, ये करना है रिड्यूस मास के फंडे लगा देने हैं, है ना, उसमें कोई ज्यादा मुश्किल बात वाली नहीं है। ठीक, अच्छा जी, ये चीज हो गई। दूसरा दूसरा एक और छोटी सी चीज होती है जिसको कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस स्टेशनरी है ना, और रिकॉइल करने के लिए फ्री है, और ऐसी परिस्थिति में अगर मान लेते हैं कि वो कोई फोटोन एमिट करता है, तो क्या न्यूक्लियस खुद भी एक न्यूक्लियस या कह लीजिए रिकॉइलिंग ऑफ एटम, तो ये एक एटम था जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में था और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था, सॉरी ये एटम रेस्ट पर था, एटम रेस्ट पर था, पर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट में थे, अंदर में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में आए, और ऐसा होने की वजह से इस महाराज ने एक फोटोन एमिट किया, मान लेते हैं राइट वर्ड ऐसे, ये फोटोन एमिट किया। तो क्या तुम समझ रहे हो कि मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण, चूंकि फोटोन के पास मोमेंटम है, तो क्या इस न्यूक्लियस को पीछे की तरफ रिकॉइल करना पड़ेगा, भले ही बहुत कम वेलोसिटी से करना पड़े, पर करना तो पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग न्यूक्लियस। रिकॉइलिंग, जैसे गन रिकॉइल करती है, रिकॉइलिंग न्यूक्लियस, जैसे गन रिकॉइल करती है ऐसे, रिकॉइलिंग न्यूक्लियस, इसको कहते हैं रिकॉइलिंग न्यूक्लियस की सिचुएशन। अगर ऐसा होता है तो भैया एनर्जी तो फंडामेंटली EM माइनस ENE थी ना हमारे पास, वो एनर्जी अब दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, कुछ एटम के पास भी जाएगी, हेंस अब जो फोटोन रिलीज होगा उसकी एनर्जी स्लाइटली कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी स्लाइटली कम होगी। तो फोटोन वुड हैव slightly less energy and frequency. Photon would have slightly less, जो स्टैंडर्ड एनर्जीज हैं, है ना, स्लाइटली लेस एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। जैसे 2 से 1 गया मान लेते हैं, तो कायदे से तो 10.2 EV का फोटोन निकलना चाहिए था, पर अब हो सकता है 10.19999 EV का फोटोन निकले। समझ रहे हो, स्लाइटली लेस। क्यों, ऐसा क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि एटम को भी तो एनर्जी चाहिए ना चलने के लिए, ये इतना सा रीजन है। क्या मेरी बात समझ में आ जाती है? इसके साथ ही सारा का सारा खेल हमारा खत्म हो जाता है। एक एटॉमिक कोलिजन और है, छोटी सी चीज, पर एटॉमिक कोलिजन पर जनरली क्वेश्चन मेंस में नहीं आते हैं, एडवांस वगैरह में फिर भी आ जाते हैं, तो उसको अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, अदरवाइज अभी अपन उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जरा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या पूछा जाता है फटाफट से। देखो 2023 का क्वेश्चन, एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम एज शोन गिवन, व्हिच ऑफ दीज ट्रांजिशन विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 124.1 नैनोमीटर। तो फटाफट से हम एक काम करें कि अगर 124.1 नैनोमीटर वेवलेंथ है तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, और हम सब जानते हैं कि 1240, अब 1 लिख लेंगे क्योंकि समझ में आ रहा है हमें वो क्या खेल खेलना चाहता है। क्या ये ईवी में एनर्जी हो जाएगी? ये ईवी में एनर्जी हो जाएगी, है ना। हेंस अप्रोक्सीमेटली 10 EV के आसपास एनर्जी की बात हो रही है। तो हमें ये सोचना है कि 10 EV का कौन सा फोटोन होगा, इन सब में से 10 EV का कौन सा फोटोन होगा जो 0 से -10 कूदेगा। आंसर आ गया फर्स्ट। समझ गए, बहुत ज्यादा आसान। और देखो फिर 22, रेशो फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो V इज प्रोपोर्शनल टू Z/N है महाराज, है ना। थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ऑर्बिट तो दोनों के ही थर्ड कर दिए, तो n तो दोनों के लिए 3 हो गया, n तो गया, हेंस केवल z के रेशो में स्पीड का रेशो आएगा। हेंस V1/V2 विल बी इक्वल टू Z1/Z2। आई होप यू आर गेटिंग। उसने न्यूमरेटर में किसको रखा है? रेशियो फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस। तो He प्लस वाले भाई साहब न्यूमरेटर में है ना भाई। हेंस Z1 हो गया 2 और Z2 हो गया 1। आंसर आ गया 2:1। मजा आ गया, बहुत ज्यादा आसान। 2020 का देखो क्या चाहता है, वही ग्राफ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, स्कैटरिंग एंगल वर्सेस थीटा का रदरफोर्ड में ग्राफ बनाओ। देखें भाई अगला क्या चाहता है। इन अ बोर एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम्ड टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस देन द करंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, कैसे निकालोगे करंट? Q डिवाइडेड बाय T से निकालोगे। हेंस जो करंट है, I जो करंट है, दैट वुड बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय T, और T क्या हो जाएगा? 2πr और V। क्या सबकी वैल्यू रख दूं उठा के? करंट निकल आएगा, बहुत ही आराम से निकल आएगा। ठीक, अच्छा जी। और देखिए फिर आ जाइए 2023 का एक और प्रश्न। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम आर शोन बिलो द ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू द एमिशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है हाईएस्ट एनर्जी। तो आप ये बताइए कि हाईएस्ट एनर्जी कौन से में दिखाई दे रही है?
मुझे तो हाईएस्ट एनर्जी दिखाई दे रही है सी में, 0 से 10, हेंस हाईएस्ट एनर्जी सी में दिखाई दे रही है। बहुत आसान। फिर देखो 23 का, ये वो मैंने जो आपसे कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी वाले कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का ये फंक्शन है, U इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो क्या पट्ट से इसको डिफरेंशिएट करके फोर्स का एक्सप्रेशन निकालें, F है माइनस डी यू बाई डी आर, हेंस दैट वुड बी इक्वल टू, डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, तो m ओमेगा स्क्वायर r ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ। क्या ये नेसेसरी, माइनस साइन का मतलब है फोर्स अंदर की तरफ है, क्या ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है ना भाई? अच्छा जी, तो ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो m ओमेगा स्क्वायर r शुड बी इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। ये बनी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन तो हमेशा ही वो बनती है, m v r इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। ये दो इक्वेशन बनेंगी। अब ये मॉडिफाइड बोर हो गया है। क्या चाहता है? चाहता है assuming Bohr quantization of momentum in circular orbit, the radius of the nth orbit will be proportional to। वो केवल चाहता है कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट किसके प्रोपोर्शनल होगा, बस ये बता दीजिए। ठीक है जी, आइए जरा देखें क्या कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो आर स्क्वायर और उधर वी स्क्वायर, तो आर सीधे सीधे वी के प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है मुझे, है ना? आर सीधे सीधे वी के प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं वी की जगह पे प्रोपोर्शनलिटी में आर रख सकता हूं? तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो फिर आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन दिखाई दे जाएगा। दैट मीन्स आर प्रोपोर्शनल टू रूट एन दिख जाएगा। कैसे भी देख लो, आर प्रोपोर्शनल टू रूट एन दिख जाएगा। कितना आसान है, देख रहे हो? बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। फिर 23, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन द बोर ऑर्बिट इज एल। बोर ऑर्बिट मतलब, बोर ऑर्बिट का क्या मतलब होता है? n बराबर 1, n बराबर 1। If the electron is assumed to revolve in the second orbit of hydrogen atom, then the change in the angular momentum will be। तो L जिसको उसने बोला है, L उसने जिसको बोला है वो है 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, और क्वेश्चन के अनुसार वो सेकेंड ऑर्बिट में ले जा रहा है। तो जो नया एंगुलर मोमेंटम आएगा L डैश, उसकी वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। और अब वो आपसे पूछ रहा है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। दैट मीन्स L डैश माइनस L की वैल्यू क्या होगी? क्या वो h अपॉन 2 पाई आ जाएगी, जो कि L ही है, L ही है। हेंस द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम वुड बी कितना? L। या ऐसे ही समझ लेते, ये L है, ये 2L है, 2L माइनस L, L है। कैसे भी समझ लो इसको, बहुत ज्यादा आसान है। एनर्जी ऑफ He प्लस आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है? n बराबर 2, है ना? He प्लस आयन की एनर्जी चाहिए, तो क्या हम जान रहे हैं कि एनर्जी E इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। सही बात है। चाहिए किसके लिए? हीलियम के लिए। तो Z कितना हो गया? 2। तो यहां जेड स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा माइनस 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, और नीचे में n, कौन से? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n बराबर 2। तो यहां भी 2 का स्क्वायर, कट कट आ गया सब कुछ। कितना आ गया? माइनस 13.6 EV। कितना आ गया भैया? कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये रहा, माइनस 13.6 EV। समझ रहे हो? ऐसा है। तो इस प्रकार के बहुत आसान लगभग ओरल क्वेश्चन बनते हैं, छोड़ना नहीं है, छूट ना जाए आपसे, ध्यान रखना है इस बात का। बहुत ज्यादा आसान है, और मैं इसमें होमवर्क क्वेश्चन छोड़ूंगा। लगभग सारे PYQ 2020 से अब तक के आप इसी में देख लेंगे, और इसी में करके नक्की करिए, खत्म करिए। बहुत ज्यादा आसान है। आज में इस लेक्चर को देखने के बाद आज में सारे अगर आप क्वेश्चन निपटा लें तो ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा आपका। ना इसको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है, ना ही और कुछ भी करने की आवश्यकता है। इतना ज्यादा आसान है, इतना ज्यादा इजी है और आसान है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिन लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा उनको बहुत भर के फायदा होगा, बहुत आसान हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी फायदा होगा, फिजिक्स में तो खैर फायदा होएगा ही होएगा, केमिस्ट्री में भी भर के आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है भाई, तो समय बहुत कम है, लगे रहें, बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट ना करें, जरा सा भी अपने ऑब्जेक्टिव से दाएं बाएं ना जाएं। फर्स्ट मेंस में स्कोर करना इजी होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड मेंस। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि नहीं अभी तो हमारी प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हुई है, सेकंड मेंस अच्छे से देंगे। तो सेकंड मेंस तुम ही अकेले अच्छे से नहीं दोगे, सब अच्छे से देंगे भाई साहब। अकेले तुम ही थोड़ी अच्छे से दोगे, सब अच्छे से देंगे। कॉम्पिटिटिव हो जाएगा बहुत ज्यादा। अभी बहुत सारे बच्चों का अधकचरा मामला होगा, और बेचारे जो 12th वाले बच्चे उनका बोर्ड का भी प्रेशर होगा,
है ना, टफ परिस्थिति है। ड्रॉपर्स के लिए भी, जो 13th के बच्चे हैं उनके लिए भी टफ है सिचुएशन, 12th वाले बच्चों के लिए भी टफ है ना। टफ सिचुएशन अगर आ जाए जिंदगी में तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है ना। इजी तो सबके लिए इजी होता है, वहां परफॉर्म करना तो आसान है पर जीतना मुश्किल है। परफॉर्म करना तो आसान है पर जीतना मुश्किल है ना, क्योंकि सब हाई परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, सभी परफॉर्म कर रहे हैं भाई। तुम ही अकेले थोड़ी 90+ लेकर आओ, लाखों बच्चे 90+ लेकर आए, लाखों की संख्या में 90+ चल रहा है। सही बात है। तो अगर आप थोड़े भी समझदार हैं और थोड़े भी अगर इस एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं, इस एग्जाम के कॉम्पिटिटिवनेस को समझते हैं, तो आप फर्स्ट मेंस को बहुत सीरियसली देंगे, क्योंकि यहां आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और फर्स्ट मेंस में ही अच्छा स्कोर कर लेते हैं आप, तो आपको एडवांस के लिए भी अच्छा समय मिलेगा, नहीं तो फिर रोते रहोगे सेकंड मेंस तक, फिर बेकार परेशान होते रहोगे, है ना। तो अभी भी समय है, पूरे सिलेबस को बढ़िया तरीके से रिवाइज करो। सिलेक्शन डायरी जो मैंने बताई है, बार बार हर बार बताता हूं, सिलेक्शन डायरी या शॉर्ट नोट्स जो भी आप उसको नाम दे दें, उससे आप सारे फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले रिवाइज करें। आपको एग्जाम में करीब 60% 70% क्वेश्चन तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड मिलने वाले हैं मेंस के पेपर में, सीधे, जिसमें सीधे फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं करना है। उनको भी कराओगे अगर केवल, तो भी बहुत शानदार परसेंटाइल बन जाएगा, बहुत शानदार परसेंटाइल बन जाएगा, है ना। उतना भी कराओगे अगर, तो भी बहुत शानदार। तो बिल्कुल घबराओ मत, डरो मत। बच्चे लगातार जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो बैचेस वगैरह में हैं, डर लग रहा है सर, तो परेशानी लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नेचुरल चीजें लगता है, पर इनसे ओवरकम करना है हमें, है ना। परफॉर्म करना है, याद रखना है, हमें परफॉर्म करना है, हमें चौके छक्के लगाने, डरना नहीं है, डराना है ना। फूटना नहीं है, फोड़ना है, फोड़ कर आना है। तो फिर से दोबारा से मैं आपको जाते जाते फिर शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष और एनर्जी, सब कुछ और प्यार और सपोर्ट सब कुछ दे रहा हूं कि आप इन एनर्जीज को, भैया तुम्हारे साथ हमने भी बहुत मेहनत करी है, तो इन हमारी और तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और हमारे और तुम्हारे पेरेंट्स के और तुम्हारे चाहने वालों के जो सपने हैं, जो तुम्हारे लिए दिखे गए हैं, वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार, बाय बाय। मिलेंगे अगले एपिसोड में। थोड़े से एपिसोड रह गए हैं माइंड में आपके, फटाफट मैं फर्स्ट मेंस के पहले खत्म करूंगा, तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।